इंडियन सीडीएस अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें एंकर ने पूछा कि क्या आपके फाइटर जेट से शोडाउन हुए हैं। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने इंडिया के 6 फाइटर जेट से शोडाउन किए हैं। तो उसके जवाब में चौहान साहब ने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे कितने फाइटर जेट से शोडाउन हुए, बल्कि इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे फाइटर जेट से शोडाउन कैसे हुए। ये कैसे का आंसर हमने ढूंढ निकाला है। हमारी एयरफोर्स ने कुछ टेक्टिकल मिस्टेक्स की थी और हमने इन टेक्टिकल मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया और 2 दिन बाद हमारी एयरफोर्स ने दोबारा से स्ट्राइक बैक किया। कोई भी ये डिस्कस नहीं कर रहा कि इंडियन एयरफोर्स की टेक्टिकल मिस्टेक क्या थी। तो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल और चलिए डिस्कस करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने कौन सी टेक्टिकल मिस्टेक की थी जिनकी वजह से इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। बथिंडा में इनका राफेल शॉटडाउन हुआ। इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इनके 3 फाइटर जेट्स और भी शॉटडाउन हुए। इंडियन एयरफोर्स इतनी एम्बेरस थी कि इनके ऑफिशियल ये कहना शुरू हो गए थे कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। जब आप एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो ये लॉसेस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक नैरेटिव वार होती है और ऑप्टिक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि इनकी जो स्ट्राइक फॉर्मेशन थी जिसमें तकरीबन 72 एयरक्राफ्ट थे और इन 72 एयरक्राफ्ट की आपस में इंटीग्रेशन नहीं थी। इस स्ट्राइक फॉर्मेशन के अंदर SU-30 था, MiG-29 थे, मिराज 2000 और राफेल थे। राफेल और मिराज 2000 फ्रेंच ओरिजिन के फाइटर हैं। MiG-29 और SU-30 रशियन ओरिजिन के फाइटर हैं। तो इन फाइटर्स को आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया गया और फ्रैंकली इनको कोऑर्डिनेट करना इंडिया के बस की बात है भी नहीं, क्योंकि फ्रांस इन्हें अपने फाइटर जेट्स के सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन को स्टडी करो तो अगरचे जो ऑपरेशन स्कोप में बहुत लिमिटेड था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक फॉर्मेशन तरतीब दी थी। इस फॉर्मेशन के अंदर एयर सुपीरियोरिटी फाइटर थे, ग्राउंड स्ट्राइक फाइटर थे और एनिमी की एयर मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए एरिया के अवैक्स थे। साथ में अपनी कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने और दुश्मन की कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करने के लिए DA-20 जैमर भी इस स्ट्राइक फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट था। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ अपने ग्राउंड टारगेट्स को हिट किया बल्कि इंडियन एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव पोस्चर इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इनका SU-30 MKI सो कॉल्ड रैप्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के एमरैम को डॉच करने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने विदाउट एनी लॉस अपना ऑपरेशन मुकम्मल किया। इसके अलावा ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन बर्गमार सरम 4, उसके अंदर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक फॉर्मेशन के साथ टारगेट्स को हिट किया था। वहीं अगर आप इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक फॉर्मेशन को देखो तो ना इनके पास अवैक्स थे, ना कोई स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट इनकी स्ट्राइक फॉर्मेशन के अंदर नजर आ रहा था, बल्कि सिर्फ फाइटर जेट्स के साथ ये पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने चले आए। फाइटर जेट्स की रेडार बहुत लिमिटेड कवरेज प्रोवाइड करती हैं। अवैक्स पावरफुल सर्च रेडार्स के साथ आते हैं और एनिमी की पूरी एयर मूवमेंट को ट्रैक कर लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के पास मुकम्मल सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं थी और इस टेक्निकल गैप की इन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ी। इनकी दूसरी मिस्टेक ये थी कि इन्होंने ये इमेजिन कर रखा था कि अगर पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान स्ट्राइक बैक नहीं करेगा। इस अजम्पशन के साथ इंडियन एयरफोर्स ने राफेल के साथ हैमर बॉम्ब्स यूज़ किए हैं जिनकी रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर होती है। तो इन्हें टारगेट तक पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स को बॉर्डर के काफ़ी करीब आना पड़ा। हैमर को लॉन्च करने के बाद इन्होंने भागने की कोशिश तो की थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का PL-15 मिसाइल मैक 4 की टॉप स्पीड के साथ आता है, तो इससे बच निकलना इंडियन फाइटर जेट्स के बस की बात नहीं थी। इनकी तीसरी मिस्टेक ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की रीच को अंडर एस्टिमेट किया। मैं कहूँगा कि इंडिया की जानब से ये एक किस्म की इंटेलिजेंस फेलियर थी कि इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के वेपन्स की ट्रू कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक कॉम्प्रिहेंसिव किल चेन तैयार कर रखी थी और इंडियन एयरफोर्स बिना किसी प्रेपरेशन के पाकिस्तान एयरफोर्स के किल बॉक्स में घुस गई और बुरी तरह लहूलुहान होकर वापस निकली। अनिल साहब का कहना था कि हमने अपनी टेक्टिकल मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया, लेकिन अगर आप रियलिटी देखो तो वो रेक्टिफिकेशन सिर्फ ये थी कि इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा से बॉर्डर के करीब आने की जरूरत नहीं की। उन्होंने बॉर्डर से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से ब्रह्मोस और स्काल्प मिसाइल फायर किए और पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर बेसेस को हिट किया।
इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान एयरफोर्स ने S-400 की रेडार्स को हिट किया, लेकिन कोई कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई कि वाकई S-400 की रेडार हिट हुई या CM-400 ने अपने टारगेट को मिस कर दिया। इंडियंस ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो गई है क्योंकि इनकी एयर बेसेस पर क्रेटर पड़ चुके हैं और इनके मेंटेनेंस हैंगर्स तबाह हो चुके हैं। अगर ऐसा था तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने CM-400 मिसाइल कैसे फायर किए? और इंडिया के लिए तो जो फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जंग को मजीद एस्केलेट करके पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और कहानी क्लोज की जाए, तो फिर सीज फायर क्यों की? हकीकत यह है कि इंडियन एयरफोर्स BBR बैटल में मुकम्मल तौर पर हार चुकी थी और इनके पास वाहिद ऑप्शन सिर्फ ये था कि बॉर्डर से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर से स्टैंड ऑफ मिसाइल फायर करें और किसी हैंगर को हिट करके विक्ट्री का ऐलान करें और कहानी क्लोज करें। अगर आप ईरान इसराइल वार को देखो तो ईरान के खिलाफ इसराइली एयरफोर्स की जानब से पूरी एक बॉम्बिंग कैंपेन चलाई गई है क्योंकि स्टैंड ऑफ मिसाइल के साथ आप दुश्मन के फिक्स्ड टारगेट्स को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन मोबाइल टारगेट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एयर सुपीरियोरिटी के साथ एयर बॉम्बिंग चाहिए और एयर सुपीरियोरिटी हासिल करने में इंडियन एयरफोर्स बुरी तरह नाकाम हुई है। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर सीड मिशन कंडक्ट किया जाता तो ये कॉम्बैट लॉसेस ना होते, लेकिन मेरा इनसे सवाल ये है कि क्या इंडियन एयरफोर्स के पास प्रॉपर सीड कंडक्ट करने की सलाहियत भी है? मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें अंडरस्टैंडेबल थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।